अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि वी आर गोइंग थ्रू द इकोनॉमिक्स एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और जिसमें हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी, और इसमें हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे थे। और आज हम इसी चैप्टर का एक सब टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ evolution of an economy from primary sector based to tertiary sector। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, और हमने डिटेल में डिस्कस किया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को। तो आज के टॉपिक में हमें इवोल्यूशन के बारे में जानना है कि कैसे ये एमर्ज हो गया, यानी कैसे प्राइमरी सेक्टर से ये टर्शियरी सेक्टर तक पहुंच गया। तो ये इकोनॉमी की जो इवोल्यूशन है, इसका वजूद जो है, यानी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर, इसके बारे में आज हम बात करें। देखिए, किसी भी चीज़ के इवोल्यूशन के बारे में जब हम बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द इवोल्यूशन, तो जब हम इवोल्यूशन की बात करेंगे तो वी हैव टू गो बैक टू द एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो कैसे इकोनॉमी जो प्राइमरी सेक्टर या सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है, तो ये कहाँ से उभर के आ गई, इसका इवोल्यूशन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकल के आई, कैसे एमर्ज हो के आई। तो इस बारे में हम बात करेंगे। जब हम इस बारे में इवोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हमें ज़रूरी वी हैव टू गो टू द एंशिएंट सिविलाइजेशन, वेयर फ्रॉम वी विल गेट द क्लूज ऑफ दिस evolution or of this economy from primary sector based to tertiary sector इकोनॉमी। देखिए, जहाँ तक एंशिएंट सिविलाइजेशन या अर्ली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, तो यूजुअली जो लिवलीहुड था, सोर्स ऑफ लिवलीहुड था, पहले पहले सोर्स ऑफ लिवलीहुड जो था, तो सोर्स ऑफ लिवलीहुड पहले पहले हंटिंग था, फिशिंग था, एट्सट्रा एट्सट्रा। उस वक्त एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर धीरे धीरे इंसान ने कुछ इन्वेंशंस किए, यानी इंसान को लगा कि आई हैव टू सो द सीड सो दैट आई विल गेट द प्रोड्यूस। फिर उसके बाद उसने कुछ इन्वेंशंस की, और इन्वेंशंस करने के बाद ये इंसान एग्रीकल्चर सेक्टर में पहुंच गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जब इसने एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले जो कल्टीवेशन होती थी वो ओनली टू सस्टेन द पर्सन हिमसेल्फ। तो इतना ही प्रोड्यूस उस लैंड से निकलता था, उसकी कल्टीवेशन से निकलता था, जितना इसको खुद ज़रूरत पड़ता था अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपना ज़िंदा रहने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। इंसान को जितना चाहिए था उतना ही इससे निकलता था। लेकिन धीरे धीरे इस एग्रीकल्चर में भी कुछ इन्वेंशन ज़्यादा हो गई, तो अब जो प्रोड्यूस इसको खाली अपने सस्टेनिंग लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो था, अब इससे कुछ और बचा कुचा जो बाकी रह गया था, जो एक तो ये खुद यूज़ करता था और उसके अलावा जो रहता था, अब इसने उस सरप्लस प्रोड्यूस जो निकलता था उसको बेचना शुरू कर दिया, उसको उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना शुरू कर दिया, उसको मार्केट्स में भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि फार्मिंग के मेथड्स चेंज हो गए। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो दिन ब दिन तरक्की करने लगा, प्रॉस्पर करने लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोवाइड करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने लगे। जितना पहले निकलता था उसके खुद के ज़िंदगी गुजारने के लिए, अब उससे कहीं ज़्यादा गुना निकलता था, जिसको वो मार्केट में बेचना चाहता था या मार्केट में बेचने के लिए जाता था। अब जब एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया, तो एज यू नो, इस फार्मर को
इस कल्टीवेटर को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, यानी इसको हल की ज़रूरत पड़नी थी, जिससे ये ज़मीन जोतेगा। तो ये हल बनाने के लिए इसको दो चीज़ों की ज़रूरत थी, इसको कारपेंटर की भी ज़रूरत थी जो ये हल बना सकता था, या इसको जो है लोहार की भी ज़रूरत पड़ती थी, यानी जो इसको जो हल का जो नीचे वाला साइड होता है जो लोहे का बना हुआ होता है, अब इसको उस चीज़ की भी ज़रूरत थी, या इसको बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत थी, जिससे ये ज़मीन खोदता, जिससे ज़मीन की खुदाई करता। तो इसके लिए बहुत सारी ऑक्यूपेशंस भी सामने आ गई, चाहे कारपेंटर की सर्विस हो, चाहे किसी और की सर्विस हो, वो सामने आ गई। यानी अब इंसान जो है, पहले पहले वो खाली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता था, खाली खाली उसके पास खाली एक ही सेक्टर था, द प्राइमरी सेक्टर दैट वाज एग्रीकल्चर। लेकिन अब वो बंदा जब इसके पास सरप्लस प्रोड्यूस बन गया, तो इसने बहुत सारी यानी एक्टिविटीज़ में अब हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल ये ट्रेडर बन गया, तिजारत करने लगा, एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह अपने जो चीज़ें थी, जो सरप्लस प्रोड्यूस था, उसको भेजने लगा, या कुछ कोई और क्राफ्ट्स में ये कई और क्राफ्ट्स में अब ये महारत इसकी हो गई। अब ये उनमें भी अपना काम करना इसने शुरू कर दिया। और जहाँ तक बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटीज़ है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। और इसके अलावा अब ये जो सरप्लस प्रोड्यूस, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए भेजने के लिए इसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत, बैलगाड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी, एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती थी, या इसके रखवाली के लिए इसको फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। तो गोया मेरा कहने का मतलब है कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द न्यू मेथड्स ऑफ दीज मैन्युफैक्चरिंग, these were introduced, the factories came up and they start expanding. और वो लोग जो अभी तक खाली काम फार्मर्स में करते थे, नाउ दे began to work in factories in larger numbers, and this working in the factories and other industrial units, this led to the development of the one more sector, that is secondary sector. तो पहले पहले इंसान खाली प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। अब उसकी जो ईजादात बाकी चीज़ें बढ़ गई, अब उसने अपना कदम सेकेंडरी सेक्टर में भी रखा। तो सेकेंडरी सेक्टर भी स्प्रेड होने लगा। इट्स द सेक्टर spread its influence during the industrial revolution in the 19th century, and after the growth of that economic activity, at support system was the need to facilitate that industrial activity. और बहुत सारे sectors like transport, finance, they play an important role in supporting एक्टिविटी। और बहुत सारे दुकानों की ज़रूरत इसको पड़ती थी, सो दैट द सरप्लस गुड्स जो इसके पास है, दैट मे बी केप्ट इन द people's neighborhood, so that they will be timely available to the people. And while as बाकी जितने भी सर्विस है, like transport, communication, administrative support, they developed with the passage of the time. तो ये चीज़ें समझने के लिए आई विल गिव द एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द कोल्ड ड्रिंक की। मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल। तो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोल्ड ड्रिंक, अगर कोल्ड ड्रिंक आपको बनानी पड़ेगी, तो कोल्ड ड्रिंक के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ शुगर की आपको ज़रूरत है। तो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए आपको ब्यूरेज की ज़रूरत है, और ब्यूरेज में आपको शुगर की ज़रूरत है। तो ये शुगर आपको कहाँ से अवेलेबल होगा? तो ये शुगर तभी अवेलेबल होगा जब एक फार्मर अपने खेतों में शुगर कैन को प्रोड्यूस करेगा। शुगर कैन को प्रोड्यूस करेगा, तो एक फार्मर अपने खेतों में शुगर कैन को प्रोड्यूस करता है, गन्ना उगाता है। उसके बाद अब इस फार्मर ने गन्ना तो उगाया, अब इस गन्ने को एक जगह से दूसरी जगह इसको मिल्स तक पहुंचाना है, इसको फैक्ट्रीज तक पहुंचाना है, जहां से इसको ये शुगर बना सके। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट इस शुगर कैन को शुगर मिल्स तक पहुंचाया जाता है, और वहां से इसको शुगर बनाया जाता है, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। और इस चीज़ ये पूरे सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, देखिए एक सेक्टर में एक लेवल पे अगर हम बात करेंगे, तो प्राइमरी सेक्टर में जिसको हम बेस कहते हैं फॉर ऑल सेक्टर्स, और वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में एक फार्मर जो है वो शुगर कैन प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद जो दूसरा सेक्टर जो लेने वाला होता है, जो बिजनेसमैन होता है, ट्रेडर होता है, वो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेता है, यानी मिल्स तक पहुंचाता है, यानी मिल इज जस्ट लाइक ए सेकेंडरी सेक्टर। और जो लेने वाला होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज द
tertiary sector, and there is a link between all the three sectors: the primary sector, secondary sector, and the tertiary sector. और अगर हम बात करेंगे इसी इस कोल्डर की अगर हम बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का भी एक रोल बनता है। अगर हम लेट्स गो इफ यू गो बैक टू द फार्मर, फार्मर को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, सीड्स की ज़रूरत होती है, विच इज़ प्रोसेसड इन द सेम फैक्ट्री एंड विच विल बी डिलीवर्ड टू हिज डोर स्टेप बाय सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो गर्ज कहने का मतलब है टू टॉप इट ऑल एट एवरी स्टेप ऑफ दिस एक्टिविटीज वी रिक्वायर द प्रॉपर मॉनिटरी एंड द बैंकिंग सिस्टम। उसको बैंकिंग सिस्टम एक ज़मींदार को लोन्स प्रोवाइड करता है, बैंक्स फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तब जाके वो अपने खेतों में बहुत सारे इक्विपमेंट्स ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो नटशल में हम बात करेंगे कि हाउ दीज सेक्टर्स आर इंटरलेटेड ऑफ एन इकोनॉमी। इन द पास्ट, इफ वी टॉक अबाउट इन द पास्ट 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries, and the service sector has become the most important in terms of the total production. सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर जो है ये काफ़ी एमर्ज हो गया है आज के दौर में। मॉडर्न वर्ल्ड में सर्विस सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, एंड मोस्ट ऑफ द वर्क they are also employed in the service sector. And there is a general pattern observed in the developed countries that over the past 30 years, between 1980 to 2010, production in all these three sectors that has increased, and more increase is there in the tertiary sector. तो tertiary sector में ज़्यादा increase है। अगर हम 2010-2011 की बात करेंगे तो 2010-2011 की सर्वे की बात करेंगे तो tertiary sector जो है, tertiary sector that is the largest producing sector in India. So the largest producing sector in India according to the survey of 2010 and 11, it is the tertiary sector. तो ये तीनों सेक्टर जो है they are closely interrelated with each other, and growth of one sector directly depends upon the other two sectors. And जैसे कि मैंने बात की प्राइमरी सेक्टर की, it is the base of all the three sectors. When there is primary sector, we can say that all the three sectors they sustain. तो बेस जो इसका है वो प्राइमरी सेक्टर है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ जो है, it is not possible without the development of the manufacturing and the service sector. Therefore, balanced and coordinated growth of all the three sectors is essential for economic and social development. तो एक स्टोरी मैं आपको बता दूंगा, जिस स्टोरी की वजह से आपको लिटिल बिट द लिंकेज जो इनके दरमियान है, what is the linkage between these three sectors, primary sector, secondary sector and third tertiary sector, इनके दरमियान जो लिंकेज है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो एक शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है जिसका नाम है रशीद। तो रशीद जो है वो अपने खेतों में राइस कल्टीवेट करता है, धान कल्टीवेट करता है, और ये रशीद जो है ये रहने वाला है फॉर एग्जांपल विलगाम का। तो विलगाम का रहने वाला है। तो रशीद जो ये अपने खेतों में राइस कल्टीवेट करता है, धान कल्टीवेट करता है, और 2019 की अगर हम बात करेंगे, 2019 में रशीद को काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन हुई थी बिकॉज ऑफ द टाइमली रेनफॉल, और इसने तकरीबन 10 क्विंटल जो है राइस वो इसने लोकल मंडी में भेजा था, और 10 क्विंटल इसने अपने घर के लिए यूजेज के लिए रखा था। लेकिन अगर हम 2020 की बात करेंगे, चूँकि 2020 में टाइमली रेनफॉल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसका जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो फेल हो गया, इसको खेतों में पानी नहीं पहुंचा, और इसकी वजह से जो इसका जो क्रॉप है वो फेल होने लगा। तो अब क्या है कि बारिश नहीं हो रही है, तो रशीद ने सोचा कि चलो मैं एक और काम करूंगा। रशीद सोचता है कि किसी तरीके से मैं अपने खेतों में पानी लाना चाहता हूं, तो इसके लिए इसको लिफ्ट इरिगेशन की ज़रूरत थी। तो लिफ्ट इरिगेशन जो है दैट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ द पंप। उसके लिए एक पंप सेट होना चाहिए। तो पंप सेट, डीजल पंप सेट होता है वो, जिसकी वजह से ये अपने खेतों में पानी ला सके, या मोटर की इसको ज़रूरत है जिसकी वजह से ये अपने खेतों में पानी ला सके।
लेकिन अब रशीद को तकरीबन श्रीनगर जाना पड़ेगा, विट इज़ 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम। तो इसको ये पंप सेट लाना है, श्रीनगर से लाना है, या इसको करानगर जाना है, जहाँ से ये पंप सेट ला सके। अब इसने क्या किया है, इसने उठाया अपना फ़ोन और अपने एक दोस्त को किया जिसका नाम है मंजूर। इसने मंजूर को कॉल की, मंजूर इसका दोस्त है। इसने इसको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे एक पंप सेट की ज़रूरत है, इसके लिए मुझे श्रीनगर जाना पड़ेगा। तो मंजूर ने इसको बताया, आप श्रीनगर क्यों जाओगे? चलिए, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक रिश्तेदार है जो कुपवारा में है, जिसका दुकान है मीर ट्रेडर्स, हम उसी के पास जाएंगे। तो मीर ट्रेडर्स ही आपको ये जो क्या कहते हैं इसको पंप सेट आपको चाहिए, वो आपको मीर ट्रेडर से मिलेगा। तो इसके बाद रशीद मंजूर को कॉल करता है, दोनों गाड़ी में चलते हैं और ये कुपवारा मीर ट्रेडर्स के पास पहुंचते हैं। तो मीर ट्रेडर्स को कहते हैं कि हमें एक पंप सेट की ज़रूरत है। तो मीर ट्रेडर इनको कहता है कि अभी आपको पंप सेट नहीं मिलेगा, आपको तकरीबन 2 घंटे वेट करना होगा, 2 आवर्स यू हैव टू वेट, क्योंकि मुझे वहाँ से गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है, इसमें बहुत सारे पंप सेट है और ये ट्रक दिल्ली से आ रही है। तो कहाँ से? दिल्ली से ये ट्रक आ रही है और इस ट्रक में बहुत सारे पंप सेट्स हैं, मुझे आपको वेट करना पड़ेगा। तो इतनी देर में मंजूर और रशीद एक दूसरे के साथ बात करते हैं और चाय और स्नैक्स पीते हैं, और रशीद की जो बेटी है उसकी स्कूलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ पढ़ती है, क्या करती है। तो इतनी देर 2 घंटे के बाद ये इस मीर ट्रेडर्स की दुकान में पहुंचते हैं, और जहाँ पे ये देखते हैं कि एक ट्रक आई हुई है और इसमें तकरीबन 50 पंप सेट्स हैं, और इन पंप सेट्स को अनलोड किया जा रहा था। उसके बाद मीर ट्रेडर्स ने एक चेक प्रोवाइड की, ये चेक तकरीबन 7 लाख रुपीस की थी, 7 लाख रुपीस की चेक ये उसको प्रोवाइड की, इस ट्रक वाले को, इस ओनर को। यानी कहने का मतलब है ये कैश भी दे सकता था, लेकिन कैश में ज़्यादा खत, इसलिए इसने इसको चेक प्रोवाइड की। और उसके बाद रशीद को एक पंप सेट दिया 7,000 रुपीज़ में, और रशीद के पास कैश नहीं था। तो रशीद ने अपना मोबाइल उठाया और इसमें एक एप्लीकेशन है एम पे एप्लीकेशन, और वहाँ से इस मीर ट्रेडर्स को तकरीबन 7,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। और उसके बाद ये अपने घर आया और इस पंप सेट से इरिगेशन फैसिलिटी जो अवेलेबल थी, और उसे लिफ्ट इरिगेशन करके वो पानी अपने खेतों में पहुंचाया। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ ऑल दीज सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो पहले सबसे बात करेंगे रशीद के खेतों की। सो दिस इज़ अ प्राइमरी सेक्टर। और उसके बाद उसका फ़ोन उठाना और अपने ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मीट ट्रेडर्स के पास पहुंचना। तो मीट ट्रेडर जो है, जो सेलिंग एंड बाइंग इन दीज एक्टिविटीज़, सो दिस इज़ ए सेकेंडरी सेक्टर। और उसके बाद गिविंग द चेक or transferring the money through M-Pay, it is the tertiary sector, yani JK Bank is providing you the service of that. So all these three sectors are interlinked with each other. So this is all about the evolution of an economy from primary sector based to tertiary sector, and the story of the sector linkage, how these three sectors are interlinked with each other. So this is all about today. Have a nice day. Thank you very much.